किसी से नफरत मत करो, क्योंकि आज आपसे जो नफरत निकल रही है ना, कल को वही नफरत आप तक फिर से लौट कर आएगी। और अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, वही प्यार आप तक लौट कर आएगा, क्योंकि एनर्जी का जो साइकिल है ना वो कंप्लीट होता है। ये बात स्वामी विवेकानंद ने बोली थी और 2023 में यूपीएससी ने ये कोट दिया था, इस पे क्वेश्चन पूछा था एथिक्स में। मैं आपको एग्जांपल्स की सहायता से बताता हूं। देखो, पेरेंट्स जैसे मम्मी है, पापा हैं, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लव करते हैं, कंपैशन शो करते हैं, काइंडनेस शो करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, रिटर्न में बच्चे वही प्यार, वही काइंडनेस, वही कंपैशन पेरेंट्स को देते हैं। तो पेरेंट्स ने प्यार दिया, बच्चों ने पेरेंट्स को प्यार दिया। ये तो देखो डायरेक्ट एग्जांपल हो गया, लेकिन आप इस वर्ड पे फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म। देखो, एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा गांव है, वहां गांव में एक छोटा सा जलाशय है, मतलब वाटर बॉडी है। गांव के कुछ युवकों ने ना डिसाइड किया कि हम मिलके, 4-5 युवक थे, उन्होंने डिसाइड किया हम मिलके इस वाटर बॉडी को साफ करेंगे। उन्होंने मुहिम स्टार्ट की। बाद में गांव वालों ने देखा, यार ये तो युवा लोग हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं। गांव के और लोग भी इनके काम में इनके साथ जुड़े। धीरे धीरे, शुरू में ये 4-5 लोग थे, धीरे धीरे गांव के 100 लोग इकट्ठा हो गए उस वाटर बॉडी को साफ करने के लिए, और अंत में उस वाटर बॉडी को साफ कर दिया गया। लेकिन देखो, 100 लोगों ने एक साथ काम किया, एक कॉमन गोल के लिए, एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो आपस में जो कम्युनिटी बॉन्ड है ना, वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ। भाईचारा जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ। उस गांव में भाईचारा इंक्रीज हुआ, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट उन 4-5 लोगों को होगा या नहीं होगा, जिन्होंने सबसे पहले गांव के प्रति अपने लव के कारण जलाशय को साफ करने की मुहिम स्टार्ट की थी। जाहिर तौर पे उन 4-5 युवकों को फायदा होगा। तो उन्होंने लव शो किया अपने गांव वालों के प्रति, तभी उन्होंने जलाशय साफ करने की कोशिश स्टार्ट की, तो बदले में उन्हें भी प्यार मिला। अब हेटरेट की बात कर लीजिए। देखो, ऑफिस में मान लीजिए कोई मैनेजर है, मैनेजर अपने किसी कोलीग को पसंद नहीं करता, नफरत करता है, उसे क्रिटिसाइज करता है, उसे सुनाता है, डराता है, धमकाता है। तो ऑफिस में ना एक टेंस इन्वायरमेंट, टेंस एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है। वर्क प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रभावित होती है, एम्प्लॉइज की पॉलिटिक्स होने लगती है, जिस वजह से देखो, मतलब मैनेजर के बारे में भी बातें होने लगती हैं। मैनेजर को भी स्ट्रेस होगा, क्योंकि वो ये सारी चीजें होंगी, मैनेजर के बारे में भी बात होगी, टेंस इन्वायरमेंट पैदा होगा, तो मैनेजर को भी स्ट्रेस होगा, उसको भी टेंशन होगी, उसको भी एंजाइटी होगी। मतलब आपने किसी कोलीग को धमकाया, नफरत की, वो नफरत घूम फिर के आप तक आएगी। ये एग्जाम्पल है हेट्रेड का। कुल मिला के देखो, जैसे इमोशंस आप स्प्रेड करते हो ना, वही इमोशंस आप तक आते हैं घूम फिर के, क्योंकि एनर्जी का जो साइकिल है ना वो कंप्लीट होता है। इसलिए लाइफ में हमें अच्छे अच्छे इमोशंस, अच्छी अच्छी वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो बेनिफिट हमें ही होगा इसका। डेट आज की 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर 2023। आज 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में तो देखो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें से 3-4 पॉइंट्स निकलते हैं, निकाल लेंगे। इसके अलावा अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। एक तो स्कूल में बच्चों की मेंटल हेल्थ से संबंधित, और दूसरा प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल है, अपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड किया गया है। वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं पावर सेंट्रलाइज हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डाइल्यूट हो रही है। काइंड ऑफ सरकार के खिलाफ आर्टिकल है, लेकिन पॉलिटी में यूज करने के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का और डिजिटल लिटरेसी से संबंधित। देखो, अभी ना जो बिल्स पास हुए हैं ना, जैसे आईपीसी सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए, तो उससे संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन मुझे करनी है, वो कल हम कर लेंगे। क्या क्या बदलाव हुआ है, इस पे आर्टिकल आया नहीं, तो काफी सारे आर्टिकल्स को कंपाइल करना पड़ेगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लिटरेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब देश आजाद हुआ था ना, तो हमारे देश में सिर्फ 12% लोग लिटरेट थे और 88% लोग ऐसे थे जो पढ़ नहीं सकते थे, जो लिख नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी एजुकेशन पे ध्यान दिया ही नहीं। उनको तो थोड़े बहुत बस ऐसे लोग चाहिए थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मदद कर सकते, जो उनके लॉयल रहें,
उनका तो यह भी मानना था कि इंडियंस हायर एजुकेशन के लिए डिजर्व ही नहीं करते हैं। और देश जब आजाद हुआ ना, तो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने ऐसी ऐसी बातें भी बोली कि भारत में वो सारे लोग जिनकी एज 18 से ज्यादा है उनको वोट देने का अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन लोग ईवीएम पे नाम तक नहीं पढ़ सकते, कैसे वोट देंगे? मतलब ये कैसी डेमोक्रेसी है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में नहीं आना चाहिए। लेकिन देखो, एक वो समय था, एक आज का समय है। आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। 2009 में राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। वो सारे बच्चे जिनकी एज 6 से 14 के बीच में है, सरकार की जिम्मेदारी है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री में, बिना किसी पैसे लिए। 2009 में यह एक्ट लॉन्च किया गया और 9 साल बाद यानी 2018 में आते आते इस एज ग्रुप में सिर्फ 2.8% बच्चे रह गए जो स्कूल में इनरोल्ड नहीं है, बाकी सब इनरोल्ड हैं स्कूल में इस एज ग्रुप में। इसके बाद 2009 में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी, सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 9th 10th और सीनियर सेकेंडरी मतलब 11th 12th, तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी सरकार ने ना एक स्कीम लॉन्च की, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। लेकिन इस स्कीम का रिजल्ट थोड़ा धीरे आया। 2010 से 2018 के बीच में इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन हुई। 2018 आते आते वो बच्चे जिनकी एज 15 या 16 है, ऐसे देखो 13.1% बच्चे इनरोल्ड नहीं थे स्कूल्स में। हालांकि 2010 में यह आंकड़ा 16.1% था, 2018 में घट के 13.1% हो गया। फिर भी 13.1% भी अच्छा खासा आंकड़ा था। इसीलिए राइटर बोलते हैं यहां पर चेंज थोड़ा धीरे आया। उसके बाद देखो कोविड-19 की महामारी आ गई, और महामारी आई तो एक बड़ा डर ये था, अब तो बहुत सारे बच्चे जो सेकेंडरी एजुकेशन में थे वो लाइवलीहुड कमाने के चक्कर में स्कूल छोड़ देंगे, वो वापस स्कूल कभी आएंगे ही नहीं। हमने भी बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, ये बहुत बड़ा डर था। बट देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2022 आते आते वो बच्चे जिनकी एज 15 साल या फिर 16 साल हैं, ऐसे बच्चे सिर्फ 7.5% रह गए जो स्कूल में इनरोल्ड नहीं है। मतलब ऐसे बच्चों की संख्या जो स्कूल में इनरोल्ड नहीं है वो लगातार कम ही होती जा रही है। तो ये पूरी जो डिस्कशन की ना हमने अभी पिछले 3 मिनट की, इसके बेस पे देखो ये कहा जा सकता है कि ना सिंपल लिटरेसी के मामले में इंडिया ने अच्छा किया है, आजादी से लेके अभी तक अच्छा किया है, और जल्द ही हम यूनिवर्सल एनरोलमेंट भी हासिल कर लेंगे। लेकिन देखो अब ना बात लिटरेसी से काफी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि देखो अब कुछ और क्वेश्चंस पूछने की आवश्यकता है कि ये जो बच्चे हैं जो लिटरेट हैं, कहने को क्या ये कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं जिससे कि इनकी एजुकेशन जो है वो सार्थक साबित हो जाए, सफल साबित हो जाए कि हाँ वोकेशनल कोर्स किया और उसके बेस पे जॉब लग गई। इन बच्चों ने स्कूल में जो सीखा, पढ़ने और लिखने की कैपेबिलिटी, क्या वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेली काम में, फॉर एग्जांपल बजट बनाने के लिए या फिर दूसरी चीजों के लिए? मतलब जो पढ़ाई की है क्या उसकी एप्लीकेशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? देखो कोविड-19 की महामारी आई, डिजिटल एक्सेस काफी ज्यादा बढ़ गई। पहले ना रूरल एरियाज में सिर्फ 36% रूरल हाउस होल्ड्स के पास में स्मार्टफोन हुआ करता था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ के 76% के आसपास पहुंच गए, 74.8%। पहले 2018 में सिर्फ 36% रूरल हाउस होल्ड्स के पास स्मार्टफोन, लेकिन कोविड की महामारी के बाद 74.8%। आज के समय में डिजिटल लिटरेसी जो है पहले से काफी ज्यादा बढ़ी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप लिंक कीजिए। एक तरफ देखो डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है, ज्यादा लोगों के पास में स्मार्टफोन्स हैं, ज्यादा लोगों के पास में इंटरनेट की एक्सेस है, और दूसरी तरफ ज्यादा लोग लिटरेट भी हैं। तो देखो कितना जबरदस्त मौका है इंडिया के पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने का। ये सुनहरा मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हमें बस अब बच्चों को ना स्किल्स देनी है, ऐसी स्किल्स जिनकी आवश्यकता है आज के समय में इकोनॉमी में। आज के समय में हमें ऐसी लेबर फोर्स चाहिए जो डेवलपमेंट नीड्स के लिए जरूरी है। देखो यह तभी पॉसिबल है जब हम हमारे यूथ को सपोर्ट करते हैं स्किल्स हासिल करने में। यह अब सरकार का काम है। अगर देखो सरकार ये काम नहीं कर पा रही है ना, फिर तो
हमारी ही फेलियर है। यूथ लिटरेट है, यूथ के पास में डिजिटल लिटरेसी है। अब ये सरकार का काम है कि आगे उनकी स्किल को कैसे यूज करना है, कैसे उनको फर्दर स्किल देनी है, कौन से वोकेशनल कोर्सेज सिखाने हैं ताकि उनकी मेहनत, उनकी स्किल यूज हो जाए इकोनॉमी में। ना सिर्फ उनको रोजगार मिले बल्कि इकोनॉमी को फायदा होगा। आज हमारे यूथ के पास में कैसे स्किल है, इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रभावित होता है बल्कि इसके साथ साथ इकोनॉमी हम आने वाले समय में कैसे रहेगी, कैसे ग्रो करेगी, यह सब भी इसी चीजों से प्रभावित होता है। कुल मिला के देखो पॉइंट ये निकलता है इस आर्टिकल से, आजादी के समय दिक्कत लिटरेसी की थी लेकिन लिटरेसी हम अब अचीव कर चुके हैं। अब दिक्कत है स्किल्स की, कितना बढ़िया ढंग से हम स्किल्स दे पाते हैं यूथ को, यह सबसे मेन इशू है आज के समय में। इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के मिसयूज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल से मेनली देखो 3-4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। क्रिटिसिज्म है कैसे ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का मिसयूज कर रही है। ये जो एक्ट है ना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, 2002 में आया था। कैसे मिसयूज चल रहा है? सबसे पहला पॉइंट, 2022 में ना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, विजय मदनलाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ईडी ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित केसेस में जांच कर सकती है अगर कोई ऑफेंस जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है। इसका मतलब ये है, जो ये एक्ट है ना 2002 का पीएमएलए, इसमें ना इस एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का जिक्र है। जैसे देखो नारकोटिक्स से संबंधित कोई ऑफेंस है, आईपीसी से संबंधित कोई ऑफेंस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित कोई ऑफेंस है, ऐसे ऐसे काफी सारे ना शेड्यूल्ड ऑफेंस हैं। तो ना ईडी जांच कर सकती है, कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस होना जरूरी है अगर पीएमएलए से संबंधित जांच करनी है तो। लेकिन ना ईडी ने ना झारखंड में इलीगल माइनिंग से संबंधित केस में जांच स्टार्ट कर दी। तो दुष्यंत दवे पहला पॉइंट ये रेज करते हैं, ईडी जो है अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रही है। इलीगल माइनिंग से एक शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है पीएमएलए एक्ट में, लेकिन फिर भी इलीगल माइनिंग से संबंधित जांच क्यों की जा रही है। और दूसरा पॉइंट फिर दुष्यंत दवे ये बोलते हैं कि ना जिस प्रॉपर्टी को लेकर जांच की जा रही है ना, उसको लेकर सबूत होने चाहिए कि शेड्यूल्ड ऑफेंस से वो प्रॉपर्टी कमाई गई है। डायरेक्टली सबूत है कि पीएमएलए में जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नारकोटिक्स का कोई ऑफेंस है या फिर आईपीसी का कोई प्रोविजन वायलेट किया गया है या फिर एनिमल्स की तस्करी की गई है, ये सारे शेड्यूल्ड अपराधों के बाद अगर सबूत मिलता है कि ये प्रॉपर्टी कमाई गई है तो फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर ईडी जांच कर सकती है। लेकिन ईडी इस मामले में भी अपनी ज्यूरिडिक्शन का उल्लंघन करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये ना सिर्फ पीएमएलए का मिसयूज है बल्कि फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है। कैसे? जैसे देखो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 है। इस एक्ट के अनुसार इलीगल माइनिंग को रोकना है और जिन्होंने गलत ढंग से इलीगल माइनिंग की है यानी जो अपराधी हैं उनको सजा दिलवानी है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ना इस केस में झारखंड में इलीगल माइनिंग से संबंधित जांच कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। कायदे से ये स्टेट गवर्नमेंट का काम था। तो जो ईडी कर रही है ये एक प्रकार से फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है। फिर राइटर ये बोलते हैं, देखो जो बीजेपी शासित प्रदेश है ना, वहां पे ईडी कोई एक्शन नहीं लेती, जबकि देखो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहां पे सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग के केसेस सामने आते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग होती है, लेकिन वहां पे ईडी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन ज्यादातर जो एक्शन लिए जाते हैं वो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में लिए जाते हैं। ये पॉइंट देखो, आप जाहिर तौर पे आंसर राइटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन जो 3-4 पॉइंट्स राइटर बोलना चाहते हैं इस आर्टिकल में वो मैंने आपको बता दिए। बाकी तो देखो थोड़ी पॉलिटिक्स है आर्टिकल में, थोड़े वैसे पॉइंट्स हैं जो यूज होने लायक नहीं है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद देखो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसके पॉइंट्स आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। दिल्ली की सरकार ने ना एक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस, इस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर
स्कूल्स में बच्चों की मेंटल हेल्थ से संबंधित एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें काउंसलर्स डिप्लॉय किए गए और उन काउंसलर्स ने ना अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग बच्चों से बात की उनकी मेंटल हेल्थ से संबंधित। तो जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आए इस प्रोजेक्ट के दौरान वो आप देखिए। पेंडेमिक के बाद ना स्कूल के बच्चों में ये सारे इश्यूज, जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा है स्कूल के बच्चों में, आप देखते हो बहुत ज़्यादा एंगर देखने को मिलता है, एंजाइटी, कई बार वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वरीड अबाउट स्टडीज, अभी हम रीजंस की भी बात करेंगे, ये ऑब्जर्वेशंस क्यों देखने को मिला। बुलिंग मतलब जैसे छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं ना, अब काफ़ी सारे बच्चे मिलके एक बच्चे को चिढ़ाते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वो बच्चे जिनके साथ बुलिंग होती है ना वो ट्रामा में आ जाते हैं। इसकी वजह से पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में ना कम्युनिकेशन बहुत कम है, ये देखने को मिला इस प्रोजेक्ट के दौरान। मतलब चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक मेजर इशू है, कॉमन इशू है। खास करके जो लोअर इनकम ग्रुप्स के बच्चे हैं ना उनको पेरेंटल सपोर्ट कम मिलती है बहुत सारे मामलों में। जाहिर तौर पे देखो, जिन परिवारों की इनकम कम है वहां पे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे हो जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे एक्स्ट्रा इनकम कमाई जाए ताकि घर का खर्चा चल सके। तो इस वजह से ना वो कई बार बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। और स्कूल के बच्चे आपको पता है कंपेयर बहुत करते हैं कि देखो दूसरों के पेरेंट्स हम पर इतना ध्यान दे रहे हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब रीजंस की बात की जाती है। देखो सीनियर क्लासेस में एंजाइटी के रीजंस हैं करियर, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, आगे क्या करना है, आगे नॉन मेडिकल लेनी है या फिर मेडिकल लेनी है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, इन सब रीजंस की वजह से टेंशन्स रहती है सीनियर क्लासेस में। और रिलेशनशिप, लड़का लड़की, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट जूनियर क्लासेस में एंजाइटी, एंगर, इन सब के अलग रीजंस हैं, जैसे पीयर रिलेशनशिप। छोटी क्लासेस में लड़का लड़की टाइप इशू नहीं होते लेकिन आपस में दोस्ती के इश्यूज बहुत होते हैं, तू मेरे को दोस्त बना ले, सारे मिलके एक को पीट देते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत चलती हैं, पीयर रिलेशनशिप। और बुलिंग जैसे मैंने आपको बताया। अब देखो जिसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है ना उस बच्चे का बिहेवियर ना एग्रेसिव मिलेगा ही मिलेगा। जो बच्चा घर पे देख रहा है वही सीख रहा है, वही फिर वो एक्शन में लाएगा स्कूल में जाके। सबसे लास्ट में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है कोविड के बाद खास करके। तो ना कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे जो है ना जल्दी जवान हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। पहले क्या था, अपने पीयर लर्निंग से वो सीखते थे, लेकिन आज के समय में ना मोबाइल से इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, कोई भी बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन देखो ये जो मैच्योरिटी होती है ना वो एक्सपीरियंस वाली मैच्योरिटी से अलग होती है। तो यहां पे ना इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है और वो बच्चा जो है वो कई बार सही प्रकार से डिसीजंस नहीं दे पाता। समझ गए? एक तो मैच्योरिटी आती है एक्सपीरियंस से, गलतियां करके, ऑब्जर्व करके। एक मैच्योरिटी आती है मोबाइल में देख के, आजकल इतनी सारी वेब सीरीज हैं, इतना सब कुछ है। अब वो सारी चीजें बच्चा अपने नॉर्मल लाइफ में करेगा तो फिर जाहिर तौर पे उसके रिपरकशंस भी होते हैं। तो ये सारे इश्यूज सामने आए, तो इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको रेकमेंड किया गया कि आप तो फर्दर ट्रीटमेंट लीजिए स्पेशलाइज्ड वाली। वे फॉरवर्ड में आर्टिकल में कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ से संबंधित ज़्यादा अवेयरनेस स्कूल्स में स्प्रेड की जाए, टीचर्स को सेंसिटाइज किया जाए, उनको संवेदनशील बनाया जाए कि आप बच्चों के बारे में इनसेंसिटिव रिमार्क्स कई बार मत कीजिए, वो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। टीचर ने तो कुछ बोल दिया, टीचर निकल गया, उसे लगा कि मैंने मजाक में बोला है, लेकिन कई बच्चे इन चीज़ों को ना मजाक में नहीं लेते, बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, एंजाइटी। इसके बाद नेक्स्ट स्कूल काउंसलिंग और फर्दर ट्रीटमेंट के बीच में गैप को फिल करना है। मतलब कि देखो बहुत सारे बच्चे जिनको रिकमेंड किया गया था कि अब आप स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट लीजिए, आपके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यू थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, उनमें से ना बहुत कम बच्चों ने फर्दर फिर ट्रीटमेंट के लिए वो आए। ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप कर गए कि बहुत है, बस स्कूल में काउंसलिंग हो गई, अब ज़्यादा आगे हम ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेंगे। सबसे लास्ट में पेरेंटल चाइल्ड कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का प्रताप भानु मेहता का है।
ये कहते हैं कोलैप्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन भारत दैट इज नॉट इंडिया। देखो प्रताप भानु मेहता का ये कहना है 146 जो अपोजिशन के एमपीज को पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया ना, ये देखो भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इस पे तो बहुत हो हल्ला होना चाहिए था, मीडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए था कि इतने विपक्ष के एमपीज को आप किस प्रकार से उनकी आवाज को कैसे साइलेंट कर सकते हो, उनको कैसे सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन मीडिया ने कुछ नहीं किया। ज्यादातर जो मीडिया है वो ऐसे इश्यूज पे चर्चा करना पसंद करती है जिससे उनको टीआरपी मिलती है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में मीडिया का इंटरेस्ट काफी कम होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करता है कि संविधान की वैल्यूज को अपहोल्ड करना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पे ना कोई खास एक्शन नहीं लेता। इवन जनता देखिए, जनता ने भी इस इशू पे कोई हो हल्ला नहीं मचाया। क्यों? ऐसा लगता है कि जनता का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फिर संविधान के प्रिंसिपल्स के प्रति इंटरेस्ट कम है। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो कहने को हमारे देश में ना संविधान है, पार्लियामेंट है, सब है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें ना तो पावर्स बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज होती जा रही हैं। ये सब चीजें नाम नाम की रह गई हैं। इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, लेकिन इलेक्शन के बाद इश्यूज को लेके कोई डिबेट डिस्कशन जो कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देखो ये बात सच है कि इलेक्शंस अगर सरकार जीतती है फिर से वो सरकार की नीतियों पर मोहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 5 साल तक सरकार की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं फिक्स होगी। सरकार की अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट में अपोजिशन का काम है क्वेश्चन पूछना, मीडिया का काम है, इवन जुडिशरी का काम है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखो सिचुएशन ये हो गई है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये तो जैसे देखो मर्ज हो गए हैं। अब एक बात बताओ, 146 अपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया, तो फिर सरकार से क्वेश्चंस कौन पूछेगा? सरकार के एमपी तो सरकार से टफ क्वेश्चंस पूछने से रहे, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? तो राइटर कहते हैं ये चीज देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी अगेंस्ट है, क्योंकि लेजिस्लेचर में पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव यानी सरकार की ही चल रही है, विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया इस सेशन में फॉर एग्जांपल, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है ये चीज। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो राइटर का पॉइंट ये है हमारे देश में ना चीजें ऐसे चल रही हैं जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चलती हैं। इससे अच्छा तो फिर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही अपना लें ताकि पॉलिटिकल सिचुएशन और तो क्लियर हो जाए। कंसर्न देखो इस चीज का है कि पर्सनैलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। संविधान के प्रोविजंस, रूल्स, आर्टिकल्स, उन सब को इग्नोर कर दिया जाता है बहुत बार। देखो किसी भी देश की डेमोक्रेसी में जब पर्सनैलिटीज का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज का, तो वो चीज डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होती। फिर यहां से बहुत बार शुरुआत हो जाती है ऑथोरिटेरियन रेजीम की। देखो राइटर का ये व्यू है जैसे हमारे पड़ोसी देशों में कुछ कुछ लीडर्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, पाकिस्तान में, म्यांमार में, तो बाद में ना जब वो इलेक्शन हार गए तो उन्होंने पावर को अपने हाथों में कैप्चर कर लिया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई उन देशों में। देखो हमारे देश में ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हमें ना सचेत होना चाहिए। हमें वो प्रिंसिपल्स अपनाने चाहिए जिनसे डेमोक्रेसी मजबूत हो, पावर्स मोनोपोलाइज ना हो, पावर्स रहे इंस्टीट्यूशंस के पास में, पावर्स रहे संविधान में, और इन चीज़ों का मिसयूज नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए। वो इम्पार्शियल मैनर में काम करें, फेयर मैनर में काम करें, ना कि रूलिंग पार्टी की, रूलिंग लीडर्स की वो फेवर करें। जैसे देखो न्यू लॉज एंड सिविल लिबर्टीज यानी नए जो बिल्स पास हुए हैं आईपीसी, सीआरपीसी, उन सबको रिप्लेस करने के लिए, राइटर कहते हैं इनमें देखो ऐसे प्रोविजंस हैं जिन पे थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए थी। कुछ प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं नए बिल्स में जहां पर इंडिविजुअल राइट्स को छीना गया है, उनकी फ्रीडम को छीना गया है, तो ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए थी, ज़्यादा कंसल्टेशंस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स प्रताप भानु मेहता देते हैं अपने आर्टिकल में। पॉइंट्स देखो
जाहिर तौर पे सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप पॉलिटी में इस्तेमाल कर सकते हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स से संबंधित, पावर्स के मोनोपोलाइजेशन से संबंधित। लेकिन जब आप आंसर्स लिखो ना, पॉलिटिकल टोन नहीं आना चाहिए, एक स्कॉलर वाला टोन आना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एक ही क्वेश्चन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, सेपरेशन ऑफ पावर्स से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और दूसरे पार्ट में आपको बताना है क्या रीसेंट एग्जांपल्स ये इंडिकेट करते हैं कि ये डॉक्ट्रिन जो है वो कमजोर हो रहा है। सब्सटेंशिएट करना है आपको जो भी आपकी राय है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। pwonlyis.com पे जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कैसी लगी आपको डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।